हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभास रंजन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का चैप्टर 3, जो कि डील करता है सेक्शन 4 to 9 में। सेक्शन 4 बोलता है द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में, कि मतलब इसका गठन कौन करती है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे ये काम करता है, कौन इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं, एट्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC 1973 द स्टेट गवर्नमेंट शैल constitute for every district one or more juvenile justice boards for exercising the power and discharging its function relating to the children in conflict with law under this act। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी, गठन करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल बोर्ड का गठन करेगी स्टेट गवर्नमेंट। किस लिए? फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो बच्चे हैं उनके प्रति जितने भी फंक्शन होंगे और जो पावर दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, उसको एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन करेगी। सब सेक्शन 2 में बोलता है ए बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द ऑफ फर्स्ट क्लास not being CJM, CMM, hereinafter referred to as principal magistrate with at least 3 years experience and 2 social workers। इसका मतलब है बोर्ड में क्या होंगे, बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कि CMM या CJM नहीं होने चाहिए। उन्हीं को हम यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो JMM या MM और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोलेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। उनको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? उनको एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बनने के लिए। एंड 2 सोशल वर्कर्स सेलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और 2 सोशल वर्कर होने चाहिए, 2 सोशल वर्कर और एक MM या JMFC, मतलब टोटल 3 मेंबर हो गए। ऑफ होम एटलीस्ट 1 शैल बी अ वुमेन। अब जो ये 2 सोशल वर्कर हैं उनमें से कम एक जो होगी वो महिला होगी। फॉर्मिंग अ बेंच and every such bench shall have the powers conferred by CRPC on metropolitan magistrate or as the case may be judicial magistrate of first class। मतलब वो जो बेंच के मेंबर होंगे उनके पास क्या पावर होगी, जैसा कि CRPC जो है JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को देती है, सेम पावर उनमें होगा, जो कि JJB होंगे उसमें। अब आगे सब सेक्शन 3 में क्या बोलता है, कौन से सोशल वर्कर जो हैं वो JJB के मेंबर नहीं अपॉइंट किए जाएंगे, वो उनके बारे में बताया गया है। तो ये बोलता है नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज़ बिन एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ pertaining to children
मतलब जो सोशल वर्कर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हैं हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के फील्ड में, जो कि चिल्ड्रन से रिलेट होना चाहिए, वो लोग को इसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा। और कितने समय तक का होना चाहिए उनके पास ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट? वो होगा फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक वो कम से कम एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए इन सारी एक्टिविटीज़ में। और ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री, या वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होंगे, डिग्री भी होनी चाहिए। किस फील्ड में डिग्री होनी चाहिए? चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकाइट्री, सोशियोलॉजी और लॉ में वो प्रोफेशनल विद अ डिग्री होने चाहिए। अब आगे क्या बोलता है सब सेक्शन 4? ये बोलता है कि कौन से पर्सन जो होंगे वो सिलेक्ट बोर्ड मेंबर नहीं होंगे, वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये ऐसे बोलता है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड इफ़ ही, वो मेंबर बोर्ड मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर ही हैज़ एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट। अगर वो जो व्यक्ति होगा वो किसी भी प्रकार का पहले पास्ट में किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट का वायलेशन किया होगा, मानवाधिकार या जो बच्चे का अधिकार होता है उसको वायलेट किया होगा, तो वो मेंबर नहीं बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरा बात क्या बोलता है? हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड एंड सच कन्विक्शन हैज़ नॉट बीन रिवर्स्ड और हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड फुल पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। अगर वो व्यक्ति किसी भी मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में कन्विक्टेड होगा और वो कन्विक्शन जो है वो बाद में बदला नहीं गया होगा, मतलब वो कंटिन्यू रहा होगा, उससे सज़ा मिली होगी, या उसको बाद में उसको माफ़ी मतलब पार्डन फुल पार्डन नहीं दिया गया होगा, तो ऐसे व्यक्ति एलिजिबल नहीं होंगे जेजेबी के मेंबर के लिए। तीसरा बात बोलता है, हैज़ बिन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट और एन अंडरटेकिंग और कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर उस व्यक्ति को रिमूव कर दिया गया हो या डिसमिस कर दिया गया हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस से या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस से या किसी कॉरपोरेशन से, या जो और जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती है या जिसका ओनर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ से अगर वो लोग रिमूव या डिसमिस किए गए हों, तो ऐसे लोग भी जेजेबी के मेंबर नहीं हो सकते। उसके बाद क्या बोलता है फोर्थ में, हैज़ एवर इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज़ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और इमोरल एक्ट। वो कि कभी किसी प्रकार से चाइल्ड अब्यूज़ में इंडल्ज होंगे, मतलब वो चाइल्ड अब्यूज़ किया होगा, मतलब चाइल्ड का शोषण किया गया होगा, और वो किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर में एम्प्लॉय किए होंगे, मतलब उसको बच्चे से काम करवाए होंगे, और एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इमोरल एक्ट। वो चाइल्ड लेबर इन कंट्राडिक्शन ऑफ लेबर लॉज होना चाहिए, या वायलेशन ऑफ मानवाधिकार का जो वायलेशन है वो किए हुए होंगे, या इमोरल एक्ट मतलब अनैतिक किसी भी कार्य में वो इंडल्ज हुए होंगे, तो उस पर्सन को जेजेबी का मेंबर नहीं बनाया दिया जाएगा। अब सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि मेंबर बन गया, अब क्या होगा? मेंबर को तो सब कुछ नहीं आता है, तो उनकी ट्रेनिंग हो देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आगे वही बोलता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट इंडक्शन ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इंडल्जिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट
of the Board on Care, Protection, Rehabilitation, Legal Provision and Justice for Children as may be prescribed is provided within period of 60 days from the date of the appointment। मतलब ये जितने भी मेंबर है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मतलब जो एमएम या जेएमएफसी थे वो और बाकी जो दो सोशल वर्कर हैं ये तीनों लोगों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको बच्चे के से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उनसे उसको सेंसिटाइज किया जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, लीगल प्रोविज़न और एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, इस सब के द्वारा उनको सेंसिटाइज किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। कितनों दिनों के अंदर? इनको 60 दिनों के अंदर, 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से वो अपॉइंट किए जाते हैं तब से 60 डेज़ के अंदर में उनको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौन देगी? ये स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उनको 60 दिनों के अंदर ट्रेनिंग दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 6 कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर में रिजाइन शैल बी एज सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा कि इस एक्ट में दिया गया है उसी प्रकार से उस बोर्ड मेंबर का टर्म होगा और किस प्रकार से वो काम करेंगे, किस प्रकार से वो रिजाइन दे सकते हैं, वो सारा का सारा प्रिस्क्राइब किया गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड except the principal magistrate may be terminated after holding an inquiry by the state government। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट जो होगा बोर्ड मेंबर का प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को छोड़ के बाकी जो दो सोशल वर्कर हैं उनके लिए क्या होगा कि वो कैसे टर्मिनेट होंगे, तो उनका इंक्वायरी स्टेट करेगी। अगर वो पाया जाता है कि ही हैज़ बिन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, अगर वो लोग अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ करने के लिए दोषी हुए पाए गए, या fails to attend the proceeding of the board consecutively for 3 months without any valid reason, अगर 3 महीने तक वो लगातार बिना किसी कारण के, बिना किसी वैध कारण के वो अगर प्रोसीडिंग में अटेंड नहीं करते हैं तब, या फेल्स टू अटेंड लेस दैन 3/4 ऑफ द सीटिंग इन ए ईयर, मतलब एक साल में जितनी सीटिंग होती है उसमें 3/4 से भी कम मीटिंग में वो अटेंड करते हैं तब उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। या बिकम इनएलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग द टर्म ऑफ मेंबर, या मतलब जो सबसेक्शन 4 में जितने इनएलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया बताए गए थे, अगर उस ड्यूरेशन में वो इनएलिजिबल पाए जाते हैं उस समय भी उनको बीच में ही टर्मिनेट किया जा सकता है। अब सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 में कहा गया है कि अगर चाइल्ड जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, अगर वो इंक्वायरी के टाइम में ही वो 18 साल कंप्लीट कर लेता है तो उस केस में क्या होगा? तो वही ये कहता है, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो ये क्या कहता है? वेयर एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी चाइल्ड अंडर दिस एक्ट and during the course of such inquiry a child completes the age of 18 years, then notwithstanding anything contained in this act or in another law for the time being in force, the inquiry may be continued by the board and orders may be passed in respect of such person as if such person had continued to be a child। इसका मतलब है अगर किसी और एक्ट या इसी एक्ट में ये दिया गया हो फिर भी उनको नहीं लिया जाएगा
इनमें ये कहा गया है कि अगर इंक्वायरी के बीच में ही वो 18 साल का हो जाता है, फिर भी उसको उसी प्रकार इंक्वायरी किया जाएगा जैसे कि वो आए थे। मतलब कि एज ए पर्सन हैड कंटिन्यूड टू बी चाइल्ड, मतलब उनको अभी भी बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इंक्वायरी भी उनकी बच्चे की तरह स्टार्ट हुई थी और उन पे जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो भी एक बच्चे की तरह ही किया जाएगा, जैसा कि वो अभी भी बच्चे हैं, मतलब 18 साल से कम के हैं, वैसे ही आगे ऑर्डर पास किया जाएगा। सॉरी, किया जाएगा नहीं, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सेक्शन 6 प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर कोई पर्सन जो 18 साल से कम का है तो उस केस में वो कोई अगर क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में ये सब सेक्शन 1 में बोलता है, एनी पर्सन हु हैज़ completed 18 years of age and is apprehended for committing an offence when he was below the age of 18 years, then such person shall, subject to the provision of this act, be treated as child during the process of inquiry। अगर कोई व्यक्ति जो कि 18 साल कंप्लीट कर चुका है और उसने जो ऑफेंस किया है वो उस टाइम पे 18 साल से कम का था, तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्सन को इंक्वायरी के दौरान उस पर्सन को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है, द पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 इफ़ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल बाय द बोर्ड शैल बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इसमें कहता है कि जो सब सेक्शन 1 में जिसके बारे में कहा गया है, अगर उस पर्सन को रिलीज़ नहीं किया गया तब बोर्ड क्या करेगी, उस पर्सन को प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देगी इंक्वायरी के दौरान अगर उनको बेल नहीं मिलता है तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में उनको भेज दिया जाएगा। कौन भेजेगी, बोर्ड। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब है सब सेक्शन 1 में जिस पर्सन के बारे में कहा गया है वो उस पे जो प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया इस एक्ट में वैसे ही वो उन पे लगाया जाएगा। अब सेक्शन 7 में क्या कहता है, प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड, मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में डील किया गया है कि सब सेक्शन 1 में क्या वो कहता है, द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम्स एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स in regard to the transaction of business at its meeting as may be prescribed and shall ensure that all procedure are child friendly and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as regular courts। इसका कहना है कि बोर्ड मीटिंग जो होगी वो समय समय पे की जाएगी एंड वो ऑब्जर्व करेगी जैसा रूल बताया गया है कि ये कैसे काम करेगी ये मीटिंग, उसके बारे में जो रूल दिया गया है उसके तहत ये कार्य करेगी जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। और क्या इंश्योर करेगी, एंड शैल इंश्योर दैट ऑल प्रोसीडिंग, जितने भी प्रोसीजर हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब है बच्चे उनको डरा के धमका के या किसी प्रकार का उनके मानसिक स्तर पे प्रभाव पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। इसमें एक बच्चा अपने आप को सुरक्षित
महसूस करे एंड दैट द वेन्यू इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग, और जो जिस जगह पे वो किया गया है वो इंटिमिडेटिंग नहीं होना चाहिए चाइल्ड को, कि चाइल्ड को डरा धमका के कुछ भी पूछना ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डज नॉट रिजेंबल एज ए रेगुलर कोर्ट, जैसा कि एक रेगुलर कोर्ट हम लोग देखते हैं वैसा वो नहीं होना चाहिए। सब सेक्शन 2 कहता है कि बोर्ड अगर सीटिंग में नहीं हो तो उस समय क्या होता है। तो ये कहता है ए चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज़ नॉट इन सीटिंग। इसका कहना है कि बोर्ड अगर सीटिंग में नहीं है तो उस समय चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनको एक इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ए बोर्ड में एक्ट नॉट विदस्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड नो ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड शैल बी इनवैलिड बाय द रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अगर किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में अगर कोई भी मेंबर एब्सेंट हो फिर भी उस टाइम पे कोई भी जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो इनवैलिड नहीं होगा, मतलब कि उनको भी वैध माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और इन एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। लेकिन प्रोवाइडेड दिया गया है कि 2 मेंबर होने चाहिए, उनमें से एक जो होंगे वो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं वो होंगे, वो प्रेजेंट होने चाहिए फाइनल डिस्पोजल जब होगा उस टाइम पे, या जो ऑर्डर पास किया जाता है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 में उस टाइम पे एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और दूसरा दोनों में से कोई एक सोशल वर्कर होंगे, वो उनका होना ज़रूरी है। लेकिन बाकी टाइम में अगर एब्सेंट भी हैं एनी मेंबर तो वो इनवैलिड नहीं होगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है, इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इन द इंटरिम और फाइनल डिस्पोजल, अगर कभी भी जब बोर्ड जो ऑर्डर देगी इंटरिम भी हो सकता है या फाइनल डिस्पोजल के टाइम में भी हो सकता है, अगर ओपिनियन में कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है तो उस समय जो मेजॉरिटी में जो जिनका ओपिनियन पाया जाएगा वो प्रिवेल होगा, मतलब उनका ओपिनियन माना जाएगा। बट वेयर देयर इज़ नो सच मेजॉरिटी द ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शैल प्रिवेल। लेकिन अगर वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं बन पा रही है ओपिनियन की तो उस टाइम में ओपिनियन ऑफ जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा वो प्रिवेल करेगा, मतलब उनका प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का ओपिनियन माना जाएगा अगर मेजॉरिटी नहीं बन रही है तो। सेक्शन 8 क्या कहता है अब, पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उनके क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके बारे में सेक्शन 8 डिस्क्राइब करता है। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है आइए जानते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, the board constituted for any district shall have the power to deal exclusively with all the proceeding under this act relating to the children in conflict with law in the area of jurisdiction of such board। इसका मतलब हुआ कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है, जिस एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में वो बोर्ड है उसमें वो उनके पास एक्सक्लूसिव एक उन्हीं के पास वो पावर होता है उनसे चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले जो केस हैं उनसे डील करने का। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द पावर कन्फर्ड ऑन द बोर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट
may also be exercised by the High Court and the Children Court when the proceeding come before them under Section 19 or in appeal, revision or otherwise। तो इसमें जानते हैं कि सब सेक्शन 1 में क्या बोला था, बट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब ये सेविंग क्लॉज जो है वो आपको सब सेक्शन 2 में यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये जो पावर, एक्सक्लूसिव पावर जो जेजेबी में दिया गया था, वो उसी को सेव करने के लिए सब सेक्शन 2 में क्या बोलता है कि जो पावर बोर्ड को दिया गया है इस एक्ट में, वो एक्सरसाइज किया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है और चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? व्हेन द प्रोसीडिंग कम बिफोर अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 19 में अगर कोई प्रोसीडिंग आता है, या अपील के दौरान, या रिवीजन के दौरान, या किसी और कोई मामला जो है जो इस एक्ट में दिया गया होगा, उसके तहत हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट को भी पावर दिया गया है। अब आते हैं सब सेक्शन 3 में। ये बताता है फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो जानते हैं। ये इंक्लूसिव फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है। मतलब कि ये जो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और भी फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो सकते हैं। तो जो दिया गया है वो उनको हम लोग पढ़ते हैं। इंश्योरिंग द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट और गार्जियन इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। जो इसमें ये इंश्योर करेंगे कि जो पार्टिसिपेशन चाइल्ड का, पेरेंट का, गार्जियन का, हर एक प्रोसेस स्टेप में वो इनका पार्टिसिपेशन होगा, उसको इंश्योर करेंगे। और ये पार्टिसिपेशन इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन होगा, मतलब उनको सारी बातें बताई गई रही होंगी पहले से। सेकेंड में क्या बोलता है? इंश्योरिंग दैट the child rights are protected throughout the process of apprehending the child, inquiry, aftercare and rehabilitation। ये इंश्योर करेंगे कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया हो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अप्रीहेंडिंग। जब से वो अप्रीहेंड किया गया होंगे तब से, इंक्वायरी में, आफ्टर केयर में, रिहैबिलिटेशन के दौरान। सी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड फॉर द चाइल्ड थ्रू द लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन। ये इंश्योर करेंगे कि उस बच्चे को लीगल एड को अवेलेबल कराया जाएगा। कहाँ, किसके द्वारा? लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। डी wherever necessary the board shall provide an interpreter or translator having such qualification, experience and on payment of such fees as may be prescribed the child if he fails to understand the language used in the proceeding। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बोर्ड क्या करेगी? इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को अपॉइंट करेगी। उनके पास क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनको फ़ी दिया जाएगा जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर वो बच्चा जो है वो उनको समझने में, लैंग्वेज समझने में, प्रोसीडिंग की कोई दिक्कत आती है तो उस समय में इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको फ़ी भी दिया जा सकता है जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया। ई में क्या कहता है? डायरेक्टिंग द प्रोविशन ऑफिसर और इन केस ऑफ प्रोविशन ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और ए सोशल वर्कर टू अंडरटेक ए सोशल इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस and submit a social investigation report within the period of 15 days from the date of first production before the board to ascertain the circumstances in which alleged offence was committed। ये प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे, मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे, या अगर वो नहीं हो तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को या सोशल वर्कर को
डायरेक्ट करेंगे, किस लिए डायरेक्ट करेंगे कि वो सोशल इन्वेस्टिगेशन एक करे उस केस में। और सोशल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है उसको 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों 15 डेज़ के अंदर में उसको प्रोड्यूस करेंगे। कब से 15 दिन को काउंट किया जाएगा? जब से फर्स्ट प्रोडक्शन बोर्ड के सामने में जब से उस बच्चे को लाया गया है तब से 15 दिनों के अंदर में SIR रिपोर्ट सबमिट करना होता है। किस लिए? टू असर्टेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड। वो परिस्थितियाँ क्या रही हैं उसके बारे में बताने के, असर्टेन करने के लिए उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। F क्या कहता है? Adjudicate and dispose of the cases of children in conflict with law in accordance with the process of inquiry specified in Section 14। सेक्शन 14 में जैसा दिया गया है उसी प्रकार से इंक्वायरी की जाएगी और एडजुडिकेट किया जाएगा और केस को डिस्पोज किया जाएगा। जी में क्या कहता है? ट्रांसफरिंग टू द कमिटी मैटर्स कंसर्निंग टू द चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ stated to be need of care and protection at any stage, there may be recognizing that child in conflict with law can also be a child in need of care simultaneously, and there is need for the committee and the board to be involved। अगर किसी टाइम पे JJB को लगता है कि जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो वही बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी है, तो उस केस में वो उस बच्चे को कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में ट्रांसफ़र करेंगे। H क्या कहता है? डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर एंड पासिंग फाइनल ऑर्डर दैट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर चाइल्ड्स रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग फॉलो अप बाय प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और ए मेंबर ऑफ NGO एज मे बी रिक्वायर्ड। उस मैटर को डिस्पोज कर देंगे फाइनल ऑर्डर देकर जिस केस में JJB को लगता है कि उनको इंडिविजुअल केयर प्लान की ज़रूरत है, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो उनको एक फॉलो अप देकर किसके द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या NGO के किसी मेंबर, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके द्वारा फॉलो अप देकर उसके केस को, उसके मैटर को डिस्पोज कर दिया जाएगा फाइनल ऑर्डर देकर। आई में क्या कहता है? कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेरेशन फिट पर्सन रिगार्डिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। एक इंक्वायरी की जाएगी JJB के द्वारा कि फिट पर्सन कौन है रिगार्डिंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उस बच्चे के लिए फिट पर्सन कौन है उसके लिए एक इंक्वायरी भी करेगी। Conducting at least one inspection visit every month of residential facilities for children in conflict with law and recommend action for improvement in quality of services of district child protection unit and state government। एक एटलीस्ट जो है ना, एक विजिट हर महीने में करेगी JJB। किस लिए करेगी? कि वो बच्चे को जो फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है वो सही है या नहीं है, और जो क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई किसी प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है, वो ये काम करेगी। अगर किसी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के खिलाफ किसी प्रकार का ऑफेंस किया जाता है तो उस केस में क्या होगा कि JJB ऑर्डर देगी पुलिस को कि एक FIR रजिस्टर करे, जैसा कि कंप्लेंट किया गया है उसके हिसाब से। L में क्या कहता है? ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR रिपोर्ट फॉर ऑफेंस committed against any child in need of care and protection under this act or any other law for the time being in force on a written complaint made by a committee in this regard। complaint by a committee in this regard इसका मतलब है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर के खिलाफ भी अगर कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंस होता है तो उस केस में भी
जेजेबी ऑर्डर देगी पुलिस को कि एफआईआर रजिस्टर कीजिए। एम क्या कहता है, कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स मींट फॉर एडल्ट टू चेक इफ एनी चाइल्ड इज लॉज्ड इन सच जेल एंड टेक इमीडिएट मेजर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ दैट चाइल्ड टू ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में बी। अब इसमें क्या कहता है कि जेजेबी क्या करेगी, एक रेगुलर इंस्पेक्शन करेगी जेल में जो कि एडल्ट लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि उसमें कोई बच्चा है या नहीं है। अगर वो बच्चा पाया जाता है किसी भी प्रकार का तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में या ऑब्जर्वेशन होम में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एन कहता है एनी अदर फंक्शन एज में भी प्रिस्क्राइब, और भी किसी भी प्रकार का जो फंक्शन है वो भी कर सकती है, इसीलिए ये इंक्लूसिव सेक्शन था, ये एग्जॉस्टिव नहीं था। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है उसके बारे में। अब अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो एम्पावर्ड नहीं है ये सब करने के लिए, तो उसके केस में क्या प्रोसीजर होगा। तो सेक्शन 9 कहता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज़ नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। इसमें Subsection 1 says, when a magistrate not empowered to exercise the power of the board under this act is of the opinion that person alleged to be have committed the offence and brought before him is a child, he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately along with the record of such proceeding to the board having jurisdiction। अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास एम्पावरमेंट नहीं है, उनको पावर नहीं दिया गया है कि वो जो पावर जेजेबी को मिला हुआ है वो नहीं है उस मजिस्ट्रेट में, तो क्या करेंगे वो बिना किसी डिले के रिकॉर्ड सच ओपिनियन एंड फॉरवर्ड द चाइल्ड, वो बिना किसी डिले के वो अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लिखेंगे, और उसको उस बच्चे को इमीडिएटली उनको फॉरवर्ड कर देंगे। कहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, जिस बोर्ड के पास उसका जुरिडिक्शन है वहाँ पे उनको फॉरवर्ड कर देंगे, भेज देंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इन केस ए पर्सन एलिज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस क्लेम्स बिफोर अ कोर्ट अदर दैन ए बोर्ड that the person is a child or was a child on the date of commission of offence, or if the court itself is of opinion that the person was a child on the date of commission of the offence, the said court shall make an inquiry, take such evidence as may be necessary but not an affidavit, to determine the age of such person, and shall record a finding of the matter stating the age of person as nearly as may be, provided that such a claim may be raised before any court and it shall recognize at any stage, even after final disposal of the case, and such a claim shall be determined in accordance with the provision contained in this act and rules made thereunder, even if the person had ceased to be a child or before the date of commencement of this act। अगर कोई पर्सन जो है वो आरोपित है किसी ऑफेंस को करने के लिए और वो क्लेम करता है कि, क्लेम कहाँ करता है, वो कोर्ट में करता है, बोर्ड के सामने नहीं करता है। तो कोर्ट के सामने क्या कहता है कि जिस टाइम में ये ऑफेंस किया गया उस समय वो बच्चा था, एक चाइल्ड था, और इफ कोर्ट इट सेल्फ इज ओपिनियन, और कोर्ट खुद इस ओपिनियन में है कि वो उस टाइम में वो पर्सन जो है उस टाइम में जब वो ऑफेंस किया गया उस समय वो बच्चा था, तो कोर्ट शैल मेक एन इंक्वायरी, कोर्ट एक इंक्वायरी करेगी, टेक सच एविडेंस एज में बी नेसेसरी, और जो भी एविडेंस है उसको वो लेगी, लेकिन वो एविडेंस एफिडेविट पे नहीं होना चाहिए, वो एफिडेविट पे नहीं होगा। टू डिटरमाइन द एज ऑफ सच पर्सन, वो एविडेंस लेगी किस लिए, वो डिटरमाइन करने के लिए कि उसका सच में क्या एज है, क्या एज था उस समय जब वो ऑफेंस किया,
एंड शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग, और जो फाइंडिंग उस एविडेंस से लिया गया है उसको वो रिकॉर्ड करेगी, और उस पर्सन का एज जो वो फाइंड करेगी एज नियरली एज, मतलब एग्जैक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो जितना उसको उस फाइंडिंग से पता चल पाया उस कोर्ट को, वो उसको रिकॉर्ड करेगी। Provided that such claim may be raised before any court and it shall recognize at any stage, वो क्लेम किसी भी कोर्ट में और किसी भी स्टेज पे हो सकता है। इवन आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द केस, डिस्पोजल भी हो गया है फिर भी सच ए क्लेम शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट, तो ये जो क्लेम है वो डिटरमाइंड इस एक्ट के तहत, मतलब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत किया जाएगा। रूल्स में बी मेड देयर अंडर इवन इफ पर्सन हैज सीज टू बी ए चाइल्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, अगर वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के टाइम या उससे पहले भी ये डिस्पोजल हो गया हुआ है, फिर भी डिटरमाइन हो गया हुआ है, फिर भी उसको इसी एक्ट के तहत फाइनली डिटरमाइन किया जाएगा। इसको फाइनल डिस्पोजल कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, वो इस एक्ट के तहत ही उसको डिटरमाइन किया जाएगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस एंड वॉज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, it shall forward the child to the board for passing appropriate orders, and the sentence, if any, passed by the court shall be deemed to have no effect। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी बच्चा जो ऑफेंस किया, तो वो एक बच्चा था, कोई भी पर्सन जब वो ऑफेंस करता है तो वो 18 साल का कम है, उस टाइम में जो अगर कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ़ कोई भी ऑर्डर पास करती है, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, और क्योंकि उस बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पास कर दिया जाएगा। किसके लिए? फॉर पासिंग द एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड सेंटेंस, जो भी ऑर्डर या सेंटेंस उस बच्चे उस पर्सन के खिलाफ होगा जो 18 साल से कम का है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगी, ना कि एक कोर्ट करेगी। तो कोर्ट का यहाँ पे कोई भी जो ऑर्डर पास किया गया है वो मायने नहीं रखता है। शैल बी डीम्ड हैव नो इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? इन केस ऑफ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी, इसमें कहता है कि अगर कोई पर्सन को अगर ये रिक्वायरमेंट है कि उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाए, वाइल द पर्सनस क्लेम ऑफ बीइंग चाइल्ड इज़ बीइंग इंक्वायर्ड इनको, मतलब जो पर्सन है वो एक चाइल्ड है, इंक्वायरी के टाइम में वो ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो जब ऑफेंस किया गया था उस समय वो 18 साल से कम का है, तो उस समय जो उनके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, तो उस इंक्वायरी पीरियड के टाइम पे दौरान पे उस पर्सन को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।